दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। और इससे पहले 3 वीडियोस में आपको दे चुका हूँ, काफ़ी कमाल की इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, स्टॉक्स है। अगर आपने मिस कर दिया है तो आप इनको जरूर से देख लेना। यूएस के मार्केट पे आते हैं दोस्तों, दोबारा से डाउ जोन्स अभी 72 पॉइंट्स ऊपर है, यानी प्लस में है। ठीक है, यूएस के मार्केट अच्छा कर रहे हैं, प्लस में है। लेकिन ब्रेंट की बात करें, क्रूड की बात करें तो ये भी प्लस में है। ऐसा कैसे हो गया? अगर क्रूड चलता है तो मार्केट्स गिरते हैं। फर्स्ट अपन ये देखते हैं कि क्रूड अभी ऊपर क्यों जा रहा है। 4% का जंप इसमें आप देख सकते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट्स इसमें लिए हैं। यहाँ पे आप पहला ब्रेकआउट, ये दूसरा ब्रेकआउट देख सकते हैं। तो क्रूड ऊपर जाने के पीछे का कोई ऑफिशियल रीजन नहीं है कि ट्रंप ने कुछ ऐसा बोल दिया है, कुछ अटैक कर दिया, ऐसा कोई रीजन नहीं है। यहाँ पे अब इन्वेस्टर्स ये एंटीसिपेट कर रहे हैं कि ये जो वॉर है 22 तारीख के बाद में वापस से रिज्यूम हो सकती है, रीस्टार्ट हो सकती है। और ऐसा इसलिए लग रहा है इन्वेस्टर्स को क्योंकि ट्रंप के जो एक्शंस है वो कुछ इस तरह से ही है। 10,000 ट्रूप्स भेज दिए, ईरान के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश है। इसराइल और लेबनान के बीच में भी कुछ खास संबंध नहीं है। एक न्यूज़ मैं आपको दे देता हूँ, अभी स्क्रीन पर आपको दिखेगा नहीं डेटा, लेकिन ट्रंप ने रिक्वेस्ट की, हम ये बोल सकते हैं, इसराइल से और लेबनान से कि दोनों आके व्हाइट हाउस में बात करें। अब देखो बातचीत तो होगी, अब क्या आउटकम निकलेगा वो पता नहीं है। और आउटकम आपको बताइए कि 34 साल बाद ये सब चीज़ें चल रही है, तो एक मीटिंग में तो चीज़ें सॉल्व होगी नहीं। तो क्रूड ऊपर जाने के पीछे का यही रीज़न है कि मार्केट अब ये सोच रहा है कि हो सकता है 22 तारीख के बाद में वॉर रिज्यूम हो जाए। और रिज्यूम होगी तो फिर क्या होगा, क्रूड के प्राइस ऊपर जाएंगे। और ऊपर जाने के बाद में सबसे जो ज़्यादा बेनिफिट है वो अभी यूएस को मिल रहा है। अब देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूएस फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में नेट एक्सपोर्टर बन चुका है। जैसे हम इंपोर्टर हैं, इंपोर्ट करते 80%, वैसे ही क्रूड यूएस भी इंपोर्ट करता था, बट अभी वेनेजुला को एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। वहाँ के जो ऑयल है उसको एक्सपोर्ट करना शुरू किया है और हाई प्राइजेस पे एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। तब जाके यूएस अभी के समय काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहा है। आप देख सकते हैं स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं गेन्स को। ऑयल प्राइस ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाने के बाद भी होल्ड करे क्योंकि अल्टीमेटली इसका फायदा यूएस को मिलेगा। अपन अपना बाजार देख लेते हैं कि कल अपना बाजार कैसा कर सकता है। निफ्टी क्या कर रहा है अभी? गिफ्ट निफ्टी की सिचुएशन ओके है, कुछ डाउन नहीं है, क्योंकि फिलहाल अब हमारे पास में डीआईस के साथ में एफआईस का भी सपोर्ट आना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं आज के दिन भी एफआईस ने बाइंग की है। नेट बाइंग की बात करें तो कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी सेलिंग तो नहीं है। कम से कम 382 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे बाइंग करना शुरू कर दिया, उसके बाद से मार्केट ने रॉकेट बनना भी शुरू कर दिया। मैंने आपको बताया था कि एफआईस की सेलिंग में ही बॉटम बनेगा। जो भी हमने देखा पिछले कुछ करेक्शंस में, क्रैशेस में डेटा, वो हमने ये देखा। निफ्टी का जो सपोर्ट था मेजर वो अपन ने देखा, उसके बाद में सेलिंग कम होती है, बाइंग आती है और मार्केट के अंदर तेजी बन जाती है। तो ठीक है, फिलहाल मार्केट अच्छा है, स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, पिछले वीडियोस में अपन देख चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि कल के दिन आईटी कंपनीज क्या कर सकती है। विप्रो ने बायबैक अनाउंस कर दिया है। विप्रो के रिजल्ट हम देख चुके हैं, रेवेन्यू में अच्छा नहीं करा और प्रॉफिट में अच्छा किया है। लेकिन आप देखोगे ना, जो स्टॉक अभी के समय क्रैश है ईडीआर में, इसका मतलब यह है कि कल आईटी कंपनीज की पिटाई हो सकती है। लेकिन जो मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडिकेशन काफ़ी अच्छा है, स्टॉक्स अभी काफ़ी नीचे है, बॉटम के नज़दीक देखने को मिलते हैं। जब कंपनी खुद अपने स्टॉक खरीदती है तो उसको पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है। बाकी कमेंट्री बेसिस पे विप्रो खरा नहीं उतरा और साथ में जो रेवेन्यू है उसके अंदर विप्रो ने एक्सपेक्टेशंस को बीट नहीं करा। देखते हैं कल क्या होता है आईटी कंपनीज में। बाकी फिलहाल इंडिकेशन नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। नहीं नहीं दोस्तों, गुस्सा नहीं करना है। मुझे पता है कि आपको गुस्सा आ रहा होगा। रिटेल इन्वेस्टर्स को इनकी शक्ल देख के वैसे भी गुस्सा आता है क्योंकि ये फ्लिप काफ़ी करते हैं। अभी भी दोस्तों जो न्यूज़ मैं आपको देने वाला हूँ वो एक बहुत बड़े फ्लिप की न्यूज़ है। देखिए दोस्तों, आपको पता ही है कि सौरभ मुखर्जी ने काफ़ी सारी कंपनीज को प्रमोट किया था, जिसके अंदर चप्पल हाथ में उठा के रिलैक्सो के बारे में भी काफ़ी अच्छी बातचीत की थी। अब देखो कमेंट ये भी आ जाएगा, सर आपने भी तो रिलैक्सो को डिस्कस किया था। देखो गलती मैंने बस इतनी सी की थी कि मैं अपने पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स हैं वो आपको बता देता था। तो उसमें क्या अकाउंटेबिलिटी हो जाती थी कि वो जो स्टॉक मैंने खरीदा है अगर वो नीचे है तो ब्लेम मुझ पे लगता था। डेफिनेटली मैंने अपनी स्टडी करके रिलैक्सो खरीदा। सौरभ मुखर्जी की भी बात पढ़ी सुनी। अपन करते क्या है, सुनते सबकी है, करते अपनी ही है। मैं आपको एक बट बता चुका हूँ कि आपको सुननी सबकी होती है, डेटा लेना होता है सबसे, लेकिन करनी आपको अपनी होती है। तो रिलैक्सो मैंने अपनी स्टडी पे लिया। ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज मेरे पास में थी और है जो सौरभ मुखर्जी के पोर्टफोलियो में नहीं थी। ठीक है, तो अपनी स्टडी के साथ में मैंने लिया।
स्टॉक अंडर परफॉर्म कर गया, जैसा सोचा था वैसा नहीं किया, वो चीज़ें काम नहीं आई, तो मैंने स्टॉक बता दिया था, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई उस समय। वैसे बाकी लोग लेते नहीं है, स्टिल मैंने ली। तो रिलैक्सो जब मैंने एग्जिट किया उसके अगले दिन आपको बता दिया। और जो मैंने बाय किया पॉलीकैब, वो भी मैंने आपको बता दिया, जिससे पॉलीकैब ऊपर चला गया और मेरा जो भी लॉस हुआ या जो भी प्रॉफिट कम हुआ सब रिकवर हो गया। ठीक है, सौरभ मुखर्जी ने नहीं बताया, इन्होंने बहुत बाद में बताया, बहुत बाद में बताया, बहुत प्रमोट किया, पूरी भारत की जनता को प्रमोट किया। ठीक है, उसके बाद में जो फ्लिप मारा आपको पता ही है। अब देखो एक बहुत बड़ा फ्लिप यहाँ पे मार दिया है। ये डेटा आप देखोगे ना तो इसमें इनके इंटरव्यू की समरी है, जिसमें ये बता चुके हैं कि इक्विटी 90% है, डेट 10% है, सोना चांदी रखता नहीं हूं। अब देखो यहाँ पे सेकंड जो पॉइंट है ना, इसके अंदर आपको ये दिखाई देगा कि कितना आपने इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, जिसमें आपका यूएस भी आ गया, जिसमें आपका यूरोप भी आ गया, जिसमें आपका चीन भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो 20% इनका पोर्टफोलियो अब्रॉड में है, और वो है इंडेक्स फंड के थ्रू, यानी नेस्टे का ईटीएफ ले लिया, एसएनपी का ईटीएफ ले लिया। कितना है? 20%। आज एक न्यूज आती है जिसमें आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि सौरभ मुखर्जी ने अपना आधा पोर्टफोलियो इंडिया के बाहर मूव कर दिया है, 50% पोर्टफोलियो इंडिया से बाहर कर दिया है। और ये एनकरेज करे इन्वेस्टर्स को कि आप भी अपने आधे पोर्टफोलियो को बेच दो, निफ्टी या जो भी आपका इंडियन स्टॉक है, म्यूचुअल फंड है, सबको बेचो, आधा पोर्टफोलियो आप यूएस में लगा दो। ठीक है, सो ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्लिप इन्होंने मारा है। अब देखो यहाँ पे कुछ और फ्लिप्स देखते हैं। फर्स्ट, कंसंट्रेशन रिस्क इनको दिखता है इंडिया में, जो पहले इंडिया ही अच्छा लगता था, इंडिया के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं था। सेकंड, आप देखोगे तो यहाँ पे वैल्यूएशन की चिंता अब इनको हो रही है। पहले ये बाप की स्ट्रेटेजी लेके आए थे, यानी बाय एट एनी प्राइस, बाप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी लेके आया था कि किसी भी प्राइस पे खरीद लो, पैसा बनेगा, क्योंकि कंसिस्टेंट ग्रोथ मिलेगी कुछ कंपनीज में। अब इनको वैल्यूएशन सता रही है कि वैल्यूएशन महंगी हो चुकी है और रिटर्न्स काफ़ी कम बनेंगे अगर वैल्यूएशन इसी तरह से स्ट्रेच रहती है तो। ठीक है, तीसरा जो इनको प्रॉब्लम लग रही है वो ये लग रही है कि, प्रॉब्लम नहीं है मतलब अच्छी बात ये है कि यूएस और यूरोप के अंदर इनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है। पहले ये यूएस के जो भी फाउंडर्स हुआ करते थे, मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजोस, इनको क्रिटिसाइज करते थे, और इंडिया के जो जो सीईओज है, फाउंडर है, उनको अप्रिशिएट करते थे। डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन अब देखो रवैया चेंज हो चुका है कि वहाँ पे काफ़ी मार्केटिंग है, इतने रिटर्न्स नहीं बनाए, इंडियन फाउंडर्स ने काफ़ी रिटर्न्स बनाए। अब इनको यूएस मार्केट ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, उनमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लग रही है, उनके बिजनेस को ये मोर मैच्योर बिजनेस बता रहे हैं इंडिया के बिजनेसेस के कंपैरिजन में। सुपर फ्लिप। इसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको मैक्रो रिस्क लग रहा है, जहां पे ये मैक्रो को देखना भी पसंद नहीं करते थे। इंटरव्यू में अगर इनसे पूछा जाता था कि ग्लोबल मार्केट में क्या है, मैक्रो में क्या है, तो सीधा मना करते थे कि मैक्रो देखो ही मत, माइक्रो देखो। मतलब ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट क्या कर रहा है वो मत देखो, इंडेक्स क्या कर रहा है वो मत देखो, देश दुनिया में क्या चल रहा है वो मत देखो, माइक्रो देखो, यानी कंपनी के स्टॉक और उनके फंडामेंटल्स देखो। लेकिन इनको ये बात समझ में आ चुकी है कि मैक्रो से ही माइक्रो इम्पैक्ट होता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब ये भी बोल दिया कि इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना, वो इनको सता रहा है, उनके अंदर चिंता हो गई है इनको। फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर ही बात कर दी, यानी पूरी इकोनॉमी की धज्जियां उड़ सकती है अगर फाइनेंशियल सिस्टम में कोई दिक्कत आ गई तो। ये स्ट्रेस बता रहे हैं लैंडिंग क्रेडिट साइकिल के अंदर, ये रिस्क बता रहे हैं एनपीए के अंदर, जहां पे ये एचडीएफसी बैंक से अच्छी कोई कंपनी मानते नहीं थे, इंडिया में बैंकिंग सेक्टर को सबसे पहले रखते थे, वहां पे अब यहाँ पे भी एक फ्लिप मार दिया है। सो ठीक है, अब ये चीजें आप देख सकते हैं, और ये भी आप देखो यहाँ पे यूज करें मार्केट तेजी एग्जिट करने के लिए। ये सेकंड एफआई बन चुके हैं, अब तो एफआई बाय भी कर रहे हैं, चलो ठीक है। इसका मतलब ये है कि मार्केट जैसे ऊपर जाएगा ये अपने स्टॉक को और बेचेगी, 50% खाली कर दिया, अब और ऊपर जाएगा तो और बेचेंगे, और शिफ्ट करेंगे मनी को अब्रॉड, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये बताने की इनकी कोशिश है, और अपने इन्वेस्टर्स को भी यही सलाह ये दे रहे हैं। आप देख सकते हैं इंडियन इन्वेस्टर्स को कंसीडर करना चाहिए, इंडिया प्लस ग्लोबल, डोमेस्टिक एक्विटी के ऊपर मत रहो। डेफिनेटली हो सकता है 80% आपने रख लिया, 20% आपने यूएस को दे दिया, वो भी क्यों? क्योंकि वहां पे टेक कंपनीज ऐसी है जो इंडिया में नहीं है। बट 50-50% आपने कर दिया, कल यूएस का मार्केट अंडर परफॉर्म करेगा, इंडियन मार्केट आउट परफॉर्म करेगा, फिर आप स्विच करोगे। सो मेरे हिसाब से ये सही अप्रोच नहीं है। आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।